अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। फलों की बागवानी करके कमाएं अच्छा मुनाफा। उड़द की फसल में किए जाने वाली जरूरी कार्य। प्रदेश के बहुत से किसान भाई फलों की बागवानी करके अच्छी खासी आय कमाते हैं और इसी लाभ को देखते हुए हमारे जन किसानों ने नया बाग लगाने के लिए रेखांकन करके गड्ढों की खुदाई कर दी थी। उनके लिए पौधे लगाने का वर्तमान समय उचित चल रहा है। तो आप फलों की उन्नतिशील किस्मों का आप चयन करें। पौधों की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरा के फार्म मैनेजर राकेश शर्मा से। किसान भाइयों, बरसात का मौसम है, इस समय बागवानी करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और बागवानी के लिए अपने यहाँ कौन कौन से पौधे सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी वैरायटियाँ लगा सकते हैं, कौन कौन सी किस्में अपन सिलेक्शन कर सकते हैं, उनके बारे में विचार कर लेते हैं कौन सी अपने को वैरायटी या किस्म लेनी है। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे। भूमि का चयन। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में अधिक गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। किसान भाइयों, अपने यहाँ 8 तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं। अपनी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अपनी जो सोइल का टेक्सचर है, अपना जो टेम्परेचर जो ड्राई कोल्ड और ड्राई हॉट पड़ती है, उसमें 8 पौधे इजी गोइंग में काश्तकार को बेनिफिट दे सकते हैं। वो 8 पौधे निम्न प्रकार से हैं। पहला है आंवला, दूसरा है अमरूद, तीसरा है अनार, चौथा है बेर, पांचवा है बेलपत्र, छठवां है नींबू, सातवां है लेसवा, आठवां है करोंदा। किसान भाइयों, इन 8 पौधों के अलावा भी लगाया जा सकता है, जैसे पपीता भी लगा सकते हैं। वो 3 साल की फसल कहलाएगी, वो बगीचा लॉन्ग टर्म का नहीं होता है, तो वो इनके बीच में लिया जा सकता है। ये 8 पौधे हैं जिनकी किस्में निम्न प्रकार से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। आंवला, आंवले में अपने यहाँ चकैया, लक्ष्मी 52, NA7, NA10 और कृष्णा नाम की जो वैरायटियाँ हैं अपने आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। इन किस्मों को लेंगे
तो काश्तकार को बहुत अधिक मुनाफा होगा। इनके अलावा बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन ये किस्में अपने आप बहुत अच्छी चल रही हैं। इसमें भी चकैया जो वैरायटी है, जिसका फल 40 ग्राम के लगभग होता है, कीपिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे अमरूद आता है। किसान भाइयों, अमरूद की 3 वैरायटियाँ अपने आप बहुत अच्छी चल रही हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा, दूसरे नंबर पे आता है लखनऊ 49, और एक अमरूद आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर से लाल आता है, वो ललित वैरायटी भी बहुत अच्छी है। ये 3 किस्में अपने यहाँ लगाई जा सकती है। अनार में किसान भाइयों सिंदूरी, रक्तता, मृदुला, एक वैरायटी और है भगवा। इन चारों वैरायटियों में देख लीजिए, जो अच्छा लगे आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। चारों वैरायटी अपने यहाँ लगाई जा सकती है। इसके बाद किसान भाइयों बेर में गोला किस्म बहुत अच्छी है, एक उमरान है, एक सेब है, और किसान भाइयों आजकल थाई एप्पल के नाम से एक बेर आ रहा है, मोटा बेर आ रहा है, वो भी अपने यहाँ सफल है। उसी में एक लाल कलर का आता है कश्मीरी एप्पल, वो भी यहाँ सफल है। बेलपत्र में एक तो लोकल सिलेक्शन जो कहीं आपने देख लिया हो, जो बेल मोटा हो, अच्छा किस्म का हो, नरेंद्र 5 नंबर का बहुत अच्छा बेलपत्र आता है, जिसका 1.5 से 1.25 किलो वजन आता है, तो उस वैरायटी को भी अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद आता है लेसवा। लेसवे में वो कोई रजिस्टर्ड वैरायटी नहीं है किसान भाइयों, इसमें लोकल सिलेक्शन, मतलब अपने को कोई पौधा सेलेक्ट करना है, उसका बीज प्राप्त करना है और उसका बिजोरा कर सकते हैं, या कहीं नर्सरी से अच्छे किस्म के पौधे ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद आता है नींबू। नींबू में 2 प्रकार के नींबू पाए जाते हैं किसान भाइयों, एक तो 12 के नाम से और एक कागजी के नाम से। तो किसान भाइयों, कागजी वो वैरायटी है जिसको नाखून लगाने पे अखबार के कागज की तरह छिलका उतर जाए, वो कागजी। इनमें फिर कागजी में बहुत सारी वैरायटियां हैं। नागपुर सिलेक्शन 1 है, कुंभकार्ड है, कलकत्ता पत्ती है, और बालाजी नींबू भी आजकल एक चल रहा है, तो ये अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। करौंदे में 2 ही तरह के करौंदे होते हैं, एक अमेरिकन रेड जो सफ़ेद होता है और एक देसी जो हरा होता है। देसी में किसान भाइयों प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है और अमेरिकन रेड में प्रोडक्शन कम मिलता है, लेकिन रेट ज़्यादा मिलती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से 8 पौधे हैं, इनमें ये सब वैरायटियां हैं जो अपने यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं और सेलेक्ट करके बगीचा लगाया जा सकता है। पौध लगाने की उचित दूरी। पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। गड्ढे का आकार 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के आकार का खोदते हैं। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, क्यूनाल्फास 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम और गड्ढे की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। बरसात शुरू होने से पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाकर भर देना चाहिए। पौधों की रोपाई जहां तक मुमकिन हो 2 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही करनी चाहिए। नर्सरी पौध सरकारी या प्रमाणित संस्थान से ही चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचाकर तैयार गड्ढे में रोपाई सावधानी पूर्वक करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। वही पौध लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त माह उपयुक्त है। इस प्रकार किसान नए फल बाग लगाकर आने वाले समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अपने यहाँ लाइट सोइल है, थोड़ा सा निमाटोड का ध्यान रखना होगा और निमाटोड को ध्यान में रखते हुए अनार की खेती करनी होगी। तो अनार की खेती करने से पहले जमीन को चेक करना होगा, पौधे जो आप लाए निमाटोड फ्री है कि नहीं है, ये देखते हुए अपने को सिलेक्शन करना होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्रीगंगानगर में बीजेपी का किसानों संघ प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर गंग कैनल में सिंचाई पानी की मांग उठाई गई। बूंदी में सीएजी प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण खटखट टेल क्षेत्र में नहरी पानी के नहीं पहुंचने के कारण सड़कों पर उतरे 50 गांव के किसानों ने गणेशपुरा टोल के पास धरना दिया। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है।
दलहनी फसलों के अंतर्गत जिन किसान भाइयों ने उड़द की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में कुछ आवश्यक कार्यों का किया जाना जरूरी होता है। तो आप कब और किस तरह से करें इन जरूरी कार्यों को, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर से। वर्तमान समय में हमारी खरीफ की फसल लगभग 30 से 40 दिन की लगभग लहला रही है खेतों में, जैसे कि बोनी के आधार पर। इस समय उड़द भी हमारे खेतों में काफ़ी अच्छी लहला रही है। और उड़द की फसल में जहाँ तक बात आती है सामयिक प्रबंधन की, इस समय जो कर्षण क्रियाएँ जो करने वाली हैं मुख्य रूप से, तो आपने बीडीसाइड तो आपने डाल ही दिया होगा, मेरे को उम्मीद है 25 से 30 दिन पर। अगर किसान भाइयों ने नहीं डाल पाया है तो जल्दी शीघ्र, जिनकी लेट फसल भी होनी हुई है, वो आवश्यक रूप से बीडीसाइड का स्प्रे करें। किसान भाइयों, फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ साथ खाद, उर्वरकों, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल का सही विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। अगर हमारी फसल आपको 30 दिन से अधिक की हो गई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीडीसाइड का उपयोग ना करें। तो इस समय आप एक मैनुअल खेत में गुड़ाई अवश्य करें, जिससे चारे का नियंत्रण होगा। और दूसरा, नमी संरक्षित करने के लिए भी हमारी जो गुड़ाई आपके काम आएगी। और इस गुड़ाई को करने के बाद आपको सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपके खेतों में जितने भी अनावश्यक प्रकार के जो पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे खेतों में जो अन्य होस्ट प्लांट हैं वो कीड़े बीमारियों का काम कर रहे हैं, वो भी आपको उससे नष्ट हो जाते हैं। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। दूसरी बात आती है, इस समय हम उसमें जल का प्रबंधन कैसे करें। या जल का प्रबंधन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताई, अगर मान लो लंबा ड्राई स्पेल आ जाता है, पानी 15-20 दिन नहीं गिरता है, तो जो आपने जो गुड़ाई करी है, जो आपने वो आपको नमी संरक्षित करने का कार्य करती है और हमारी फसल बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। अगर मॉइस्चर स्ट्रेस आता है, ड्राई स्पेल कहीं आ जाता है, लंबा पानी नहीं गिरता है 15-20 दिन, तो हल्की सी सिंचाई देने की भी उसमें आवश्यकता आपको रहती है। तो आप जल प्रबंधन के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। भारी मिट्टियों में वैसे जनरली बरसात की फसल में आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर अधिक पानी गिरता है तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था आवश्यक रूप से करें। पानी निकासी करते समय आप लोग ध्यान रखें कि पानी निकासी की व्यवस्था पहले से ही करें। बोनी करते समय 20 लाइन मूंग की करने के बाद एक नाली पानी के लिए बनाना चाहिए हमें, जनरली हमें। और दूसरा, रेज्ड बेड प्लांटर से अगर हम बोनी करते हैं तो सबसे उपयुक्त विधि है ये, पानी निकालने के लिए भी और नमी संरक्षित करने के लिए भी। फसल में इलियों का प्रकोप होता है। यह इलिया पहले कोमल पत्तियों और टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं और फली आने पर फलियों में छेद करने पर दाने को खराब कर देती है, जिससे पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्ब दवा की मिलीलीटर मात्रा की प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, तो इलियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। पीला मोजेक रोग जैसा भी उड़द मूंग की जहाँ तक बात आती है, तो जहाँ जहाँ हमारे खेतों में पीले पौधे दिखाई दे रहे हैं, पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, उनको तुरंत उखाड़ के आप खेतों में दबा दें और उनको नष्ट कर दें। और दूसरा, अगर कहीं भी अगर ज़्यादा पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, आपको या बर्ड फ्लाई का अटैक दिख रहा है जो पीला मोजेक वायरस को फैलाती है, उसके कंट्रोल करने के लिए आपको इमिडाक्लोपिड जो आता है मार्केट में 100 ml पर हेक्टेयर की दर से अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो हमारे खेतों में बर्ड फ्लाई पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगी और पीला मोजेक रोग से भी बचाव आपका हो जाएगा। 2 स्प्रे अगर करेंगे इसके तो आपका पीला मोजेक 100% कंट्रोल हो जाएगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। languages, 20 छात्र संघ चुनाव पर रोक को लेकर 2 युवक टंकी पर चढ़े थे। समझाने के बाद दोनों नीचे उतरे। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। उदयपुर के कोड़ियात गांव में 2 पैंथरों में संघर्ष हुआ। इसमें एक मादा पैंथर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी।
राजसमंद जिले के नाथद्वारा में मिराज कर्मचारी की मौत के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 48% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 20% तक रहने की संभावना है। इस दौरान मध्यम से तेज गति की हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। हवाओं की गति 25 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि नरमा कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। इसके लिए पहली निराई गुड़ाई सिंचाई के बाद बत्तर आने पर कसिए से करें और इसके बाद एक और निराई गुड़ाई त्रिफाली से करें। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप होने पर नीम का तेल 5 मिलीलीटर या NSKE 50 मिलीलीटर को 1 मिलीलीटर कपड़े धोने के पाउडर के साथ प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें या किसी नीम आधारित कीटनाशक की 5 मिलीलीटर मात्रा या स्पिनेटरम 11.7 SC की 0.84 मिलीलीटर मात्रा या प्रोफेनोफास 50 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग की फसल में यदि 1 वर्षीय, बहुवर्षीय घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की समस्या हो तो नियंत्रण के लिए इमेजाथाइपर 10 SL की 100 ग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से 100 से 125 लीटर पानी में डालकर बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। ग्वार की फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल में 100 लीटर पानी में स्टेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 200 ग्राम के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। गन्ना की फसल को दीमक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 125 मिलीलीटर मात्रा अथवा क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC की 1.25 लीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ देवें। किन्नू के बागों में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देवें। जिन किसान भाइयों ने किन्नू के नए बाग लगाने के लिए गड्ढे तैयार कर रखे हैं वे उनमें रोपण कार्य करें। पौधे उद्यान विभाग की नर्सरी या अन्य प्रमाणित नर्सरी से ही प्राप्त करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिशनपुरा, जिला बूंदी के मानवेंद्र प्रताप ने। आपने वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। यहाँ पर हम लोग विशेष प्रकार का केंचुआ का प्रयोग करते हैं, जिसमें आइसेनिया फोइटिडा है, पेरोनिक्स एस्केबेटस है और ड्रिलस एवजीनी है। तो इस तरह के कई बहुत ही कारगर केंचुआ के प्रजाति है जो फ्रेश जो सूखे हुए ये होते हैं खरपतवार होते हैं उनको बेहतर ढंग से खा करके उसको खाद में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए उचित वातावरण, उचित
जो है सो मतलब कंडीशन जो होता है उसको प्रदान करना पड़ता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें कि सारे सामग्री मतलब बराबर मात्रा में गोबर और बराबर मात्रा में जैसे खरपतवार को पहले इकट्ठा कर लें और एक ऐसे जगह स्थान का चुनाव करें जहाँ पर चींटी, दीमक या अन्य कीड़े मकोड़े न आ सकें। तो उसे या तो एकदम बराबर किया हुआ गीला मिट्टी से, जैसे खलिहान वगैरह बनाते हैं घर में जो लिपते हैं, वैसा करके एक क्यारी नुमा बना देते हैं। 1 मीटर गुने 2 मीटर माने 1 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर लंबाई एक क्यारी नुमा आकार बना देते हैं। ईंटा से घेर के भी बना सकते हैं या फिर थोड़ा मिट्टी को ही ऊंचा करके हल्का करीब आधा बित्ता ऊंचा कर देते हैं और उसको बना देते हैं। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, खरपतवार जो है सो एक 15 सेंटीमीटर का ऊंचाई तक डालते हैं। इसके बाद फिर गोबर जो है उसका भी 15 सेंटीमीटर जो है सो ऊंचाई तक जो है सो डालते हैं। फिर खरपतवार उसी तरह से 15 सेंटीमीटर और फिर से डालते हैं। तो ये 15-15 सेंटीमीटर के अंतर पर जो है खरपतवार और गोबर का सतह बिछाते आखिरी तक करीब 90 सेंटीमीटर तक 60 से 90 सेंटीमीटर तक जाते हैं। और बस ध्यान रखा जाता है कि सबसे ऊपरी सतह में गोबर होना चाहिए और गोबर से पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। ढकने के बाद बीच बीच में छेद बना देते हैं या एक खुरपा से लाइन कर देते हैं। और इसके बाद केचुआ जो हमारे पास है, हमारे यहाँ पर जो वातावरण है उसके हिसाब से आइसेना फोएटिडा जो बहुत ही कारगर है, उसका जो सो 1.5 से 2,000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ऊपर में छोड़ देते हैं धीरे। और इसका ये प्रकृति होता है कि वो धीरे धीरे अंदर के ओर घुस जाता है और धीरे धीरे जो गोबर के साथ साथ खरपतवार जो हमारा डाला हुआ है उसको भी खाना शुरू कर देता है। केचुआ खाद तैयार होना शुरू हो जाता है जो हटा करके बीच बीच में देखते हैं। इस बीच में जब सतह बिछा देते हैं तो सबसे ऊपर में बोरा, जो जूट का बोरा ढक देते हैं और बीच बीच में पानी छिड़कते रहते हैं ताकि नमी बरकरार रहे। और नमी इस प्रकार प्रदान करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहने न लगे इधर उधर, बस सूखने से बचाने के लिए किया जाता है। इसको बीच बीच में क्या है कि 15 दिन के अंतर में उठा करके देखते हैं और उलट पलट करते हैं धीरे धीरे। उलटने पलटने के बाद 2 या 3 पलटन के बाद देखते हैं कि केचुआ का खाद का जो है सो तैयार माल जो है सो प्राप्त होने लगता है। जब केचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केचुआ खाद को बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब हल्का हल्का हटाते हैं, देखते हैं कि भुरभुरा पदार्थ प्राप्त हुआ है कि नहीं। उसका रंग जो है सो काला हो गया होगा। अब इसको धीरे धीरे क्या करते हैं कि चालते हैं। चाल करके जो है सो एक चलनी तार की जाली होती है जिसे हम चाल करके एक बहुत बेहतरीन चाय के पत्ती के तरह जो है सो हमको खाद प्राप्त होता है। उसको चालने के बाद अपने बोरे में या कहीं एक साफ सुथरा नमी रहित स्थान पर रख देते हैं। इस खाद का जो है सो कीमत थोड़ा सा अगर बाज़ार से लेते हैं तो 15 से 20 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है, जबकि आप अपने से अगर तैयार करेंगे तो मुश्किल से 5 रुपये प्रति किलो लागत खर्च होगा। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।